हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया योर गाइडर। वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हमने कल की वीडियो में किया था, हमने 9th क्लास की जो बिहाइव की बुक है उसका प्रोज सेक्शन सारा कंप्लीट कर लिया था और आज हम बिहाइव का ही पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे और 9th क्लास की हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। हमें डेली एक बुक कंप्लीट करनी है, तो आज हम 9th क्लास की बिहाइव का पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी पोएम किस राइटर ने लिखी है, आपको ये याद जरूर रखना है। आप ये याद रख लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको स्टेट में ऐसे के ऐसे मिलेंगे पीजीटी में कि ये पोएम किसने लिखी है, इस पोएम का राइटर कौन है। तो ये ज़रूर याद रख के जाइएगा कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। आप 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, एक लिस्ट बना लेना, एक पेज पे आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा पोएम नहीं है 9th से 12th में, तो आप एक पेज पे लिखोगे ना, छोटे छोटे लिखोगे तो उसी में आ जाएंगे। उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। तो द रोड नॉट टेकन एक स्टोरी ये है कि रोबस्ट, मैं आपको मोटे मोटे बता देती हूँ कि इसमें आपको डिटेल में नहीं करनी है, आपको बस ये पता होना चाहिए इस पोएम में क्या बता रखा है। 2 रास्ते हैं, ये जंगल में जा रहा होता है कहीं पे, वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते पर बहुत सारी दुनिया चली हुई होती है, जैसे पैरों के निशान ज़्यादा होते हैं, और दूसरे रास्ते पे ना दोनों साइड घास जमी हुई है। तो मतलब ये लगता है कि इस रास्ते से कम लोग गए हैं और एक रास्ते से लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गए हुए होते हैं। तो राइटर, हमारा पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, जो बना बनाया रास्ता है उसी पे चलते रहते हैं, अपना आइडेंटिटी नहीं बनाते या फिर अपना खुद का कुछ नहीं करते। तो और जो हम चॉइस उस टाइम पे लेते हैं उसी से हमारा करियर वो होता है कि हम आगे जाकर किस टाइप के इंसान बनेंगे। तो ये कहता है कि 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। तो ये कहता है कि जिस रास्ते पे बहुत ज़्यादा लोग चले थे, मैंने वो रास्ता न चुनकर वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग गए थे, जिस पे मतलब अपना खुद का नया आइडेंटिटी बनाई और उसी से गया और उसी की वजह से आज जो कुछ भी है मैं वो हूँ। नेक्स्ट पोएम है द विंड। ये लिखी है सुब्रमण्या भारती ने। ये पोइट लिखी गई है सुब्रमण्या भारती ने। दोबारा कह रही हूँ, इनके पोइट ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। ये ट्रांसलेटेड पोएम है, इसे ए के रामानुजन ने ट्रांसलेट किया है और ये पोएम किसने ट्रांसलेट कर रखी है ये भी याद रखना है। लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने, इसने तमिल में लिखी थी और रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इसकी स्टोरी है कि हवा बहुत तेज़ बहती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देती है। तो पोइट कहता है कि हम कैसे हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकते हैं कि इतना डिस्ट्रक्शन ना करे। तो ये बस इसी के बारे में पोइट है। बस याद रखिएगा कि ये पोइट किसने लिखी है और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है। नेक्स्ट पोएम है रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोर्ट्सकीनी। राइटर्स ज़रूर याद रखिए और होस्ट के राइटर्स का ये भी याद रखिए कि ये कौन से कंट्री से थे, इनकी कंट्री कौन सी थी। रेन ऑन द रूफ ये है, इसका ये है कि मतलब बारिश आती है तो हमारी छत पर या फिर हम जहाँ पे भी हैं पत्तों पे गिरती है तो उससे सॉफ्ट सी नॉइज़ आती है। तो कहता है कि इस आवाज़ की धुन में बहकर ना इंसान बहुत सारी बातें सोचने लगता है और ये बताता है कि हमारे माइंड में क्या क्या आते हैं। हमारे माइंड में मेमोरी आती है, जिसने अपना बिलव्ड खो रखा है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये कहता है कि जब रेन आती है उसकी आवाज़ में खोकर हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। यही कहानी है रेन ऑन द रूफ्स की। नेक्स्ट पोएम है द लेक इज़ले ऑफ इंस्फियर, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। तो इस पोएम में राइटर जो विलियम बटलर है वो अपना दिमागी शांति प्राप्त करने के लिए, अपने मन में शांति प्राप्त करने के लिए अपना चाइल्डहुड प्लेस पे जाता है, जहाँ पर उसका चाइल्डहुड बीता हुआ था। वो एक प्लेस है इंस्फियर टाउन में। तो ये वहाँ पे जाता है अपनी शांति के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए, अपने मन की शांति में, होपिंग टू गेट पीस देयर। तो ये इसी बारे में है कि वो इंस्फियर में जाता है और अपने बचपन की यादें सोचता है कि यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे ऐसा होता था, सुबह उठूँगा तो चिड़ियों की चहचहाट होगी, पास में नदी है, अच्छा वातावरण है, तो यहाँ पे मुझे दिमाग की शांति मिल जाएगी, मैं दुनिया की भागदौड़ से बच के तो कुछ दिन सुकून के पल बिता पाऊँगा। ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। नेक्स्ट पोएम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड इसमें जगह है और ये लिखी है फोबी कैरी ने। तो इसमें एक स्टोरी है ओल्ड लेडी की और सेंट पीटर की, जो जीसस क्राइस्ट लगा लो या फिर उसमें जैसे जीसस क्राइस्ट के बाद वहाँ पे ना संत हुए हैं उस धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, तो सेंट पीटर उनमें से एक था, इसे संत पीटर कहते हैं। तो ये वहाँ पर जाता है। नॉर्थलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है जैसे कि आपको पता है। तो ये सेंट पीटर ना कई दिनों से भूखा है और ठंड से थोड़ा बीमार है। तो ये एक लेडी रहती है नॉर्थलैंड में, तो ये उसके दरवाजे पे जाता है और वो लेडी ना
उस टाइम पे केक बना रही होती है। तो ये बोलता है कि मुझे थोड़ा सा केक दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ठंड से ग्रस्त हूँ मैं। तो ये लेडी उसके लिए केक का छोटा सा पीस तैयार करना शुरू करती है, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है ना तो इसको लगता है नहीं ये तो बहुत बड़ा पीस है, मैं इसके लिए और छोटा सा पीस दूंगी। लेकिन जब ये उस छोटे से पीस को भी बनाती है और वो बन के तैयार होता है तो इसको लगता है ये तो बहुत ज़्यादा पीस है, फिर से मैं और छोटा बना के देखूँगी। तो ये कहती है जब मैं खुद खाती हूँ ना तो मुझे बड़े से बड़ा पीस भी छोटा लगता है, और जब मैं इसको दे रही हूँ तो वो छोटा पीस भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये सब देख के ये कई बार केक बनाती है, फिर दोबारा से बनाती है। तो ये देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, वो इसको शराप देता है कि तू इतनी लालची है, तू इंसान बनने के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक पक्षी में बदल देता हूँ और तू यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तो सेंट पीटर इसको वुड पैकर के एक जो पक्षी होता है वुड पैकर उसमें बदल देती है। ये पक्षी होता है जो पेड़ पे बैठ के उसकी चोंच नहीं मारता रहता है, जैसे ये पेड़ है और उसकी ब्रांच पे बैठ के चोंच मारता रहता है, वुड पैकर। तो ये उसे उस वुड पैकर में चेंज कर देता है, क्योंकि वो बहुत लालची होती है और वो कहता है कि तू इंसान बनने के लायक नहीं है। तो ये स्टोरी है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नेक्स्ट है नो मैन आर फॉरेन। ये है जेम्स किर्कप द्वारा लिखी गई है। इसका मेन थीम है कि लाइफ इज़ सेम एवरीवेयर, मतलब हर इंसान सेम है, थोड़ा बहुत नक्शा अलग अलग है, लेकिन हमारी सोल है जो हमारी सोल सेम है, हमारे अंदर सब कुछ सेम है। हम सेम एयर ब्रीथ करते हैं, सेम वाटर पीते हैं, तो हम एक ही हैं, बस हम ऊपर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन हम अंदर से एक हैं। पोइट कहता भी है कि रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। ये कहता है कि सब इंसान एक हैं और सभी देश एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क बेशक है लेकिन अंदर से जो उनका मेन सेंटर है सब कुछ सेम है। तो हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमें ये भी कहे कि वो ऐसा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काए, हम एक दूसरे भाइयों के खिलाफ़ भड़काए, तो वो हमें याद रखना चाहिए कि वो हमें हमारे खिलाफ़ ही भड़का रहा है, क्योंकि कोई भी दूसरा नहीं है, सब एक हैं। यही था नो मैन आर फॉर। हमारी नेक्स्ट पोएम है द डक एंड द कंगारू, रिटन बाय एडवर्ड लियर। इस पोएम में ना डक और कंगारू के बीच की ना एक कन्वर्सेशन दिखा रखी है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये ह्यूमरस पोएम है और नॉनसेंस वर्स में है। नॉनसेंस वर्स वो होता है जिसका कोई लॉजिक ना हो, और इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ना तो डक बोल सकती है ना कंगारू बोल सकता है, तो इसमें इन दोनों को बोलते हुए दिखाया गया। तो ये नॉनसेंस वर्स में लिखी गई है और एडवर्ड लियर ने इसको लिखा है। इसकी स्टोरी है कि जो डक है ना वो कहती है प्लीज़ गिव मी राइड ऑन योर बैक। वो कहती है कंगारू को कि मैं ना एक जगह पे रह के दुखी हो गई हूँ, मुझे ना दुनिया घूमनी है, तो अपने बैक पे बिठा के मुझे दुनिया घुमा दे। तो इसके ऊपर जो कंगारू वो कहता है कि योर फीट आर वेट एंड कोल्ड। कंगारू कहता है कि मैं दुनिया घुमा तो दूंगा लेकिन तेरे पैर है ना वो ठंडे और वो गीले हैं, तो इसलिए मैं तुझे अपनी बैक पे नहीं बिठा सकता। तो इसके बाद डक कहती है नहीं मैं उनको सुखा लूँगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो कंगारू आखिर में मान जाता है और उसे अपनी जो जैसे कंगारू होता है ना इसकी ये जो पूँछ होती है लंबी सी, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती मुझे, तो वो इस पर बिठा के डक को और पूरी दुनिया में घुमाता है। कहते हैं कि पोएम में कहते हैं कि वो ना 3 चक्कर लगा लेते हैं पूरी दुनिया को, वो इतना घूमते हैं कि मतलब पूरी पृथ्वी के ना 3 चक्कर लगा लेते हैं। तो ये पोएम थी डक एंड कंगारू की, उनके आपस की कन्वर्सेशन दिखा रही है कि वो कैसे वर्ल्ड घूमते हैं। नेक्स्ट पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, रिटन बाय गिवी पटेल। ऑन किलिंग ए ट्री, इसमें दिखा रखा है कि एक पेड़ को ना बस जैसे ये पेड़ है हम इसको यहाँ से काट देते हैं, इतना काफ़ी नहीं होता एक पेड़ को काटने के लिए कि अपने यहाँ से काटा और वो ख़त्म हो जाएगा। उसके नीचे बहुत सारी जड़ें होती हैं, उसने धरती से पानी पिया होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली होती है, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना आसान नहीं होता एक पेड़ को काटना, उसको काट तो देते हैं लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते हम। तो इसमें लिखता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। मतलब हम ऊपर से काटते हैं वो ख़त्म नहीं होता, उसकी अंदर से जड़ें तक निकालनी पड़ती है वरना वो दोबारा फूट आएगा। तो इतना आसान नहीं है एक ट्री को मारना। और एक इसमें लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द एयर सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। कि मतलब एक आसान सा काम नहीं है पेड़ को काटना, उसको धूप में जलाओ, उसको गला काटो, मतलब हम ऐसे काटते हैं ना तो उसका गला काटो। तो इसने दिखा रखा है कि एक पेड़ को काटना ना बड़ा दर्दनाक चीज़ है, और आजकल हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इतना पेड़ काटते हैं तो वो गलत बात है, वो वही दिखाया गया है इस ऑन किलिंग ए ट्री में। नेक्स्ट है द स्नेक ट्राइंग, WWE रोज ने लिख रखी है। इसमें ना ये हटके है एक पोएम, इसमें ना स्नेक को एक विक्टिम के रूप में दिखाया गया है। हम स्नेक को ना ऐसा मानते हैं कि स्नेक बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, वो इंसानों को मारते हैं, जान ले लेते हैं, उनका जहर वो बड़े जहरीले होते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि स्नेक खुद एक विक्टिम है।
लोग एक क्रिमिनल के रूप में दिखाए गए हैं और स्नेक को एक विक्टिम के। कोई भी आदमी स्नेक को देखते ही, अगर स्नेक अपने रास्ते पे जा रहा है ना, तो उसको भी मारने की सोचते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये तो खुद चुपचाप अपना चला जाएगा, वो सोचते हैं कि ये तो जहरीला, कभी हमें डस ना ले, वो कुछ कहे ना कहे, कुछ भी हो बेशक, उसको मारने की सोचते हैं। और ये दिखाता है कि स्नेक कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। जब वो ऐसे लहरा के चलता है ना, तो सांप ऐसे ही तो चलता है, तो वो बोलता है कि जैसे वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है ना, कितनी अच्छी अच्छी शेप बनाता है। तो ये कहता है कि स्नेक तो खुद एक विक्टिम है और कितना ब्यूटीफुल होता है, उसको मारना नहीं चाहिए। ये कहानी थी द स्नेक ट्रेन की। नेक्स्ट और लास्ट पोएम हमारी, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें कहा है कि जिसने मेरी आत्मा की स्पिरिट ही, मतलब मेरा स्पिरिट छीन लियो, अंदर की जो खुशी छीन लियो, उसके बारे में है। ये स्टोरी है अबाउट डेथ ऑफ ए लव्ड वन, और वो अपने फिर स्टेट या फीलिंग्स के बारे में बताता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो बताता है कि जो उसके चाहने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ता है। उनको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और हर चीज़ से उनका मोह ख़त्म हो जाता है, ना तो उन्हें किसी का डर रहता, ना किसी से प्यार रहता। तो ये दिखाया गया है कि किसी के लव्ड वन के डेथ के बाद हम बस उसी को याद करते रहते हैं और हमारे दिमाग की क्या फीलिंग हो जाती है। इसमें ने ये दिखा रखा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी ना, ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, सेम ऐसी ही पोएम, ये आपके चैप्टर मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर की पोएम से इंस्पायर होकर लिखा था। जो पोएम थी फियर नो मोर, इसमें भी यही थीम था कि विलियम शेक्सपियर भी ये दिखा था कि ऑल लव्स यंग्स, ऑल लव्स मस्ट कंसाइन टू द थी एंड कम टू डस्ट। ये टी हो आएगा यहाँ पे। इस पोएम की भी ना सेम फीलिंग थी फियर नो मोर की भी, कि मतलब इसकी भी लव्ड वन गुजर जाती है, तो उसके बाद हमारे दिल में ना तो किसी चीज़ के लिए प्यार रहता है, ना हम किसी चीज़ से डरते हैं, ना तो गर्मी से हमें दिक्कत होती है, ना फिर हमें ठंड से दिक्कत होती है, हम नंब पड़ जाते हैं, हमें कोई भी फीलिंग नहीं होती। तो ये इसी की है फियर नो मोर की। तो इन दोनों में ना सेम फीलिंग दिखा रखी है, इसीलिए आपको ये भी याद कर लेना है विलियम शेक्सपियर की कौन सी पोएम थी, वो फियर नो मोर। तो क्लास 9th में आपकी इतनी ही पोएम्स थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।